हेलो नमस्कार, खुली बाहों तहरील और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने परिवार सबसे कौन फिजिक्स में। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से आपकी स्टडी जारी रही होगी। चलेगा, स्टार्ट करते हैं अपन अपनी चेतक सीरीज़ को। और चेतक सीरीज़ का एक एपिसोड, एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर 2 के ऊपर, जिसमें अपन बात करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के ऊपर। बीती जो लेक्चर्स हुई, बीती जो क्लास हुई, उसमें अपन ने बात की 5 क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि अपने पार्थ सीरीज़ के अंतर्गत उसमें पूछे गए हैं, बीते एग्जामिनेशन में आए हैं। आज की सीरीज़ में अपन बात करेंगे वही कुछ 4-5 क्वेश्चंस के ऊपर, और बिल्कुल नोट्स वाइज सॉल्यूशन अपन लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, चलेगा, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, संरक्षण नियम क्या होते हैं। देखो, ये पार्थ का ही एक क्वेश्चन है कि संरक्षण नियम क्या होते हैं। कण भौतिकी में काम आने वाले संरक्षण नियमों को कथन सहित समझाइए। ये पूछा गया है 2019 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके अलावा इसी क्वेश्चन को एक अलग टाइप से भी पूछा गया है कि मूल कण भौतिकी में संरक्षण नियमों से आप क्या समझते हैं। ये बात है 2016 की। तो 2016 में इसी क्वेश्चन को पूछा गया है कि मूल कण भौतिकी में संरक्षण नियमों से आप क्या समझते हैं। मूल कण भौतिकी में उपयोग में लिए जाने वाले संरक्षण नियमों की व्याख्या कीजिए। देखो, दोनों क्वेश्चंस को कुछ पूछने का इनका तरीका, दोनों का मेथड थोड़ा अलग अलग है, बाकी क्वेश्चंस का आंसर सेम है। क्वेश्चंस सेम चीज़ बोलना चाह रहा है कि अपने कण भौतिकी में, यानी अगर पार्टिकल फिजिक्स में जितने भी संरक्षण नियम हैं, उन सभी संरक्षण नियमों की आपको व्याख्या करनी है। मतलब उनकी डेफिनेशंस, उनके एग्जाम्पल्स सहित आपको बताना है। देखो, बात करें अगर अपन पार्टिकल फिजिक्स में, तो पार्टिकल फिजिक्स में अपन ने बीते लेक्चर्स में सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स के बारे में बात की। जितने भी प्रकार के अपने पार्टिकल्स इसमें भाग लेते हैं, उन सभी पार्टिकल्स के बारे में अपन ने बात की थी। आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे संरक्षण नियम, कंजर्वेशन लॉ के ऊपर। देखो, कंजर्वेशन लॉ क्या चीज़ होती है। कंजर्वेशन लॉ में एक तो जितने भी टाइप्स के कंजर्वेशन लॉ होंगे, उसमें एक मेथड, आप एक ट्रिक याद रख लेना। जहाँ पे भी आपको ये चीज़ कंजर्वेशन लॉ, संरक्षण नियम देखने को मिले, वहाँ पे समझ जाना कि रिएक्शन से पहले टोटल वैल्यू रिएक्शन के पश्चात टोटल वैल्यू के बराबर है, चाहे फिर किसी भी प्रकार का संरक्षण नियम आए। आगे आगामी क्लासेज में, इसी क्लास में कुछ क्षण के बाद अपन संरक्षण नियम स्टार्ट करेंगे और लगभग 11 प्रकार के संरक्षण नियम अपन पढ़ेंगे। 11 संरक्षण नियमों में एक चीज़ कॉमन होगी, उनकी डेफिनेशन। सिर्फ और सिर्फ कुछ नाम का फेरबदल होगा, बाकी डेफिनेशन का पूरा पैटर्न सेम रहने वाला है। पैटर्न क्या बोलेगा? संरक्षण नियम का मतलब होता है रिएक्शन से पहले टोटल वैल्यू रिएक्शन के पश्चात टोटल वैल्यू के बराबर होती है, इक्वल होती है। अब देखो, किसी भी प्रकार का, जैसे मान के चलो मैं बोल रहा हूँ ऊर्जा संरक्षण नियम, तो रिएक्शन से पहले ऊर्जा का मान रिएक्शन के पश्चात ऊर्जा के मान के बराबर होगा, तो उस कंडीशन में अपना जो नियम होगा वो ऊर्जा संरक्षण नियम कहलाएगा। अगर मैं बात करूँ समय संरक्षण नियम की, तो अभिक्रिया से पूर्व कुल समय का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल समय के मान के बराबर होगा, तो उस कंडीशन में अपना जो संरक्षण नियम कहलाएगा वो समय संरक्षण नियम कहलाएगा। अगर अपन बात करें पेरिटी संरक्षण नियम की, तो वो सेम कंडीशन, अभिक्रिया से पूर्व कुल पेरिटी का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल पेरिटी के मान के बराबर हो, तो उस कंडीशन में अपना संरक्षण नियम पेरिटी संरक्षण नियम कहलाता है। मतलब एक चीज़ यहाँ पे कॉमन आपको नजर आई होगी कि अभिक्रिया से पूर्व टोटल वैल्यू, अभिक्रिया से पूर्व कुल मान, अभिक्रिया से पूर्व कुल मान इक्वल टू अभिक्रिया के पश्चात कुल मान, यानी अभिक्रिया के पश्चात कुल मान। ठीक है, ये थोड़ा अशुद्धियों में ध्यान रख लेना। बस ये चीज़ है अपना, ये चीज़ बोलता है अपना संरक्षण नियम। बात करेंगे अपन सभी संरक्षण नियमों की। जो संरक्षण नियम अपने पूछे गए हैं, जो संरक्षण नियम इंपॉर्टेंट है, सभी की बात करेंगे। लेकिन संरक्षण नियम में एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अभिक्रिया से पूर्व कुल मान टोटल वैल्यू बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल वैल्यू आफ्टर कोलिजन। ये चीज़ आप अगर याद रखते हो तो संरक्षण नियम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तो एक बार इस चीज़ का आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लो, क्योंकि ये मेथड काम आने वाला है। एक बहुत ही शानदार ट्रिक है ये। हर
डेफिनेशन में ये काम आएगी, हर प्रकार के संरक्षण नियम में काम आएगी। अब देखो बात कर लेते हैं संरक्षण नियम कितने हैं। अपने पार्टिकल फिजिक्स में कितने प्रकार के संरक्षण नियम चलते हैं उन सभी की बात करते हैं। ध्यान से सुनना, मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ। अब देखो, अब अपन बात करते हैं भाई संरक्षण नियमों की। तो देखो पार्टिकल फिजिक्स में संरक्षण नियम, दो प्रकार के संरक्षण नियम होते हैं। अगर मैं बात करूं संरक्षण नियम की, तो संरक्षण नियम का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया से पूर्व कुल मान अभिक्रिया के पश्चात कुल मान के बराबर हो तो उस नियम को संरक्षण नियम कहते हैं। संरक्षण नियम में अपन पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे दो प्रकार के संरक्षण नियम। एक तो पढ़ेंगे यथार्थ संरक्षण नियम, एक तो होगा अपना यथार्थ संरक्षण नियम यानी एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ अगर इंग्लिश में बोले तो। और अगर इसमें सेकंड नंबर का आएगा सन्निकटन संरक्षण नियम, सन्निकटन संरक्षण नियम। अब इन संरक्षण नियमों में फिर अलग अलग टाइप्स के कंजर्वेशन लॉ अपन पढ़ेंगे। देखो यथार्थ संरक्षण नियम के अंतर्गत 6 टाइप्स के कंजर्वेशन लॉ पढ़ेंगे, जिसमें आएगा अपना ऊर्जा संरक्षण नियम, आवेश संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण नियम, कोणीय संवेग संरक्षण नियम, लेप्टॉन संख्या संरक्षण नियम और बेरियन संख्या संरक्षण नियम। ये कुल 6 प्रकार के संरक्षण नियम अपने यथार्थ संरक्षण नियम के अंतर्गत आएंगे। फिर अगर अपन बात करें सन्निकटन संरक्षण नियम की, तो सन्निकटन संरक्षण नियम में 5 प्रकार के संरक्षण नियम पूछे जाते हैं, जो कि हैं अपना संभारिक प्रचक्रण संरक्षण नियम, संभारिक प्रचक्रण का तृतीय घटक यानी I3 संरक्षण नियम। 2 तो ये हो गया। तीसरा है पेरिटी संरक्षण नियम, एक है आवेश संयुग्मन समिति संरक्षण नियम। 4 संरक्षण नियम तो ये हैं, और एक अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन लॉ है जिससे कभी कभार अपने पार्ट में और बीटे एग्जामिनेशन में भी अलग से क्वेश्चन उठ जाता है, अलग से क्वेश्चन बन करके आता है। वो है स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन लॉ, विचित्रता संरक्षण नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है विचित्रता संरक्षण नियम, अपने कंजर्वेशन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। बाकी अलग से इसका क्वेश्चन भी पूछा गया है अपने पार्ट में। और इसके अलावा अगर अपन बात करें, जब अपन अभिक्रियाओं की जांच कर रहे होंगे, रिएक्शन को प्रूव कर रहे होंगे कि अभिक्रिया सही है कि गलत है, तो उस कंडीशन में भी स्ट्रेंजनेस अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है, उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें, और बाकी तो सभी कंजर्वेशन लॉ इंपॉर्टेंट है ही। देखो यथार्थ संरक्षण नियम में अपन पढ़ेंगे कुल 6 संरक्षण नियम, और इसमें पढ़ेंगे कुल 5 संरक्षण नियम। अब पहले अपन जानते हैं यथार्थ संरक्षण नियम होता क्या है। यथार्थ संरक्षण नियम होता है कि जो किसी भी अभिक्रिया के लिए पूर्ण रूप से लागू हो, पूर्ण रूप से किसी अभिक्रिया में लागू हो, तो वो संरक्षण नियम अपना यथार्थ संरक्षण नियम कहलाता है। जैसे नाम से पता चल रहा है एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ, अगर आप इंग्लिश में इसका नाम देखोगे, एग्जैक्ट का मतलब कंप्लीटली रूप से ये अपनी रिएक्शंस में लागू होगा। ठीक है, बात करें सन्निकटन संरक्षण नियम की, तो यथार्थ अगर कंप्लीटली रूप से लागू हो रहा है तो दूसरा संरक्षण नियम बना है, तो इसका मतलब ये कंप्लीटली रूप से तो लागू नहीं होगा। तो बिल्कुल सन्निकटन संरक्षण नियम केवल और केवल प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए लागू होगा। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जिन रिएक्शंस में पाई जाएंगी उन्हीं रिएक्शंस के लिए अपना सन्निकटन संरक्षण नियम लागू होगा। बाकी जिनमें दुर्बल अन्योन्य क्रियाएं हैं, वीक इंटरेक्शन जिन रिएक्शंस में काम कर रही हैं, जिनमें लग रही हैं, तो उनमें अपना सन्निकटन संरक्षण नियम काम नहीं आएगा। ठीक है, तो केवल और केवल प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए जो संरक्षण नियम लागू होता है उसे अपन बोलते हैं सन्निकटन संरक्षण नियम। और जो संरक्षण नियम किसी भी अभिक्रिया में पूर्ण रूप से लागू हो, चाहे फिर उसमें दुर्बल अन्योन्य क्रिया लग रही हो, प्रबल अन्योन्य क्रिया लग रही हो, किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स, डिस्ट्रक्शन फोर्स कुछ भी लग रहा हो, पूर्ण रूप से जो संरक्षण नियम लागू हो रहा है तो वो है अपना यथार्थ संरक्षण नियम। अब देखो, तो हम एक एक को डिटेली समझ लें, और बाकी अपना जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ना संरक्षण नियम, आपको और नीचे टाइप होता हुआ नजर भी आएगा कि संरक्षण नियम क्या होते हैं, कण भौतिकी में काम में आने वाले संरक्षण नियमों को कथन सहित समझाइए। तो उस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अपन सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आज क्या लेक्चर है, उसका क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है। तो संरक्षण नियम, संरक्षण नियम क्या है कि अभिक्रिया से पूर्व कुल मान अभिक्रिया के पश्चात कुल मान के बराबर हो तो उसे अपन कहते हैं संरक्षण नियम। ठीक है, बाकी अब देखो इसमें आपको लिखना है कि संरक्षण नियम 2 प्रकार के होते हैं। पहला है यथार्थ संरक्षण नियम, दूसरा है सन्निकटन संरक्षण नियम।
लिखने के बाद फिर आप पहला नियम डाल लोगे यथार्थ संरक्षण नियम, और यथार्थ संरक्षण नियम में आपको लिखना है कि वह संरक्षण नियम जो किसी अभिक्रिया में पूर्ण रूप से लागू हो। ठीक है, जो किसी अभिक्रिया में पूर्ण रूप से लागू हो उसे यथार्थ संरक्षण नियम कहते हैं। और ये 5 प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अरे ठीक है, अब देखो एक एक को अपन डिटेली डिस्कस कर ले। बाकी 5 टाइप्स को अगर एक साथ लिखेंगे तो उससे अपन को कोई लेना देना वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो उसमें पहला अपन देख लें आवेश संरक्षण नियम। ठीक है, इसमें अपन पहला देख लेते हैं आवेश संरक्षण नियम। हाँ चलेगा, पहला अपन देख रहे हैं आवेश संरक्षण नियम। चार्ज कंजर्वेशन लो। आवेश संरक्षण नियम की डेफिनेशन आप दे दोगे। वह संरक्षण नियम, देखो ध्यान से सुनना, वह संरक्षण नियम जो यानी किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश के मान के बराबर हो तो उस संरक्षण नियम को आवेश संरक्षण नियम कहते हैं। वह संरक्षण नियम जिसमें किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश के मान के तुल्य हो तो उस कंडीशन में जो अपना संरक्षण नियम कहलाएगा वो आवेश संरक्षण नियम कहलाएगा। आप ये डेफिनेशन दे देना। बाकी मैंने आपको ट्रिक बता दी, कोई भी किसी भी प्रकार का संरक्षण नियम पूछे आप बस बिफोर और जो जिसका पूछ रहा है वो नाम दे देना, उसका वैल्यू और आफ्टर कोलिजन और उसका वैल्यू जो अपन को नाम दिया गया है। बाकी ठीक है। ठीक है, अब देखो इसके लिए आवेश संरक्षण नियम और आवेश संरक्षण नियम की डेफिनेशन देने के बाद इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। एग्जाम्पल जैसे मान के चलो मैं ले लूँ कोई भी, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन प्लस में और मैंने ले लिया प्रोजिट्रॉन और ये आगे चल करके म्यू माइनस प्लस में और म्यू प्लस में टूट रहा है। ये कोई पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स का मैंने एग्जांपल ले लिया और बताओ कि ये रिएक्शन चार्ज कंजर्वेशन लॉ की पालना कर रही है कि नहीं कर रही है, ताकि अपन साथ साथ एग्जांपल्स को भी सीख लें। आगे इससे रिलेटेड इन कंजर्वेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो क्वेश्चंस तभी सॉल्व होंगे जब अपन इसके एग्जांपल्स को समझेंगे। देखो चार्ज कंजर्वेशन में चार्ज को पहचानने का सीधा सा है, पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज दिया हुआ आता है, चार्ज जैसा दिया हुआ आएगा उसका चार्ज का वैल्यू वैसा ही होगा और अक्सर अपन चार्ज को एक ही मानेंगे। ठीक है, अपने पार्टिकल्स में जब तक आपको कोई वैल्यू नहीं दिया गया तब तक एक है। अब देखो ये माइनस है तो माइनस एक ही है, अभी अपन को कोई वैल्यू नहीं दिया गया है तो सब में एक ही वैल्यू है। अब देखो इसमें चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है तो नेगेटिव चार्ज होता है तो -1, प्लस में और पॉजिट्रॉन पे +1 है तो टोटल चार्ज क्या हुआ, रिएक्शन से पहले टोटल चार्ज हो गया 0 और अगर मैं रिएक्शन के बाद टोटल चार्ज की बात करूं तो ये देखो -1 म्यू पे है -1 प्लस में म्यू प्लस पे देखेंगे तो +1 तो रिएक्शन के बाद टोटल चार्ज क्या हो गया 0। मतलब ये अभिक्रिया आवेश संरक्षण नियम की पालना कर रही है, ये समीकरण आवेश संरक्षण नियम की पालना कर रहा है। तो आवेश संरक्षण नियम के तहत ये अभिक्रिया अपनी सही है। बस ये अपना आवेश संरक्षण नियम हो गया। दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं, वो बात करें ऊर्जा संवेग संरक्षण नियम की, ऊर्जा संरक्षण नियम की। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की बात करें। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ बोलता है कि वही चीज़ आप बोल सकते हो कि अभिक्रिया से पूर्व कुल ऊर्जा का मान अगर अभिक्रिया के पश्चात कुल ऊर्जा के मान के बराबर हो तो उस संरक्षण नियम को ऊर्जा संरक्षण नियम कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अपना ऊर्जा संरक्षण नियम में आपको क्या बात करनी है, बस ये डेफिनेशंस आप लिख दोगे काफ़ी है। और बाकी इसमें अपन देखेंगे कुछ एग्जांपल्स आपको, जैसे एनर्जी का वैल्यू वगैरह दे देगा और कोई एग्जांपल्स पूछ लेगा उसको अपन डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए आप ये डेफिनेशन इसमें दे देना। बात करें संवेग संरक्षण नियम की, तो सबसे पहले वही चीज़ संवेग संरक्षण नियम में आपको वो डेफिनेशन दे देनी है। डेफिनेशंस क्या दोगे कि किसी
भी अभिक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व कुल समय का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल समय के मान के तुल्य हो तो उस अभिक्रिया में जो संरक्षण नियम लग रहा है वो अपना लग रहा है संवेग संरक्षण नियम। अब देखो इसमें एक जैसे एग्जांपल ले लूँ मैं बुक का ही, और जैसे मान के चलो पाई माइनस है वो टूट रहा है। इसमें देखो एग्जांपल्स ले रहे हैं अपन, पाई माइनस है वो टूट रहा है म्यू माइनस प्लस में जो न्यूट्रिनो का म्यू माइनस का एंटी पार्टिकल, ठीक है। ये अपना ये एक कोई एग्जांपल है। अब देखो आपको सभी को पता है पार्टिकल है, पार्टिकल यहाँ पे रिएक्शन से पहले क्या होगा, पार्टिकल रेस्ट में होगा भाई। रिएक्शन से पहले अपने पार्टिकल क्या होंगे, रेस्ट अवस्था में होगा, स्थिर अवस्था में होगा। रिएक्शन के बाद वो कुछ मूवमेंट करेगा, लेकिन रिएक्शन से पहले तो पार्टिकल स्थिर ही होगा। फिर अपन जब उसको एनर्जी देंगे तब जा करके और फिर वो कुछ मूवमेंट करेगा। फिलहाल के लिए रेस्ट में है। और रेस्ट में क्या होगा, रेस्ट में अगर अपन बात करें मोमेंटम की तो किसी भी पार्टिकल का रेस्ट अवस्था में मोमेंटम कितना होता है, 0 होता है। अपन डेफिनेशंस क्या बोल रहे हैं कि अपने अभिक्रिया से पूर्व कुल समय का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल समय के मान के तुल्य है, तब अपना संवेग संरक्षण नियम लागू होगा। मतलब इन दोनों का मोमेंटम भी अगर 0 है तब अपना संवेग संरक्षण नियम लागू होगा। अर्थात अपन बोल सकते हैं पी म्यू माइनस और अपना जो म्यू माइनस का न्यूट्रिनो है एंटी न्यूट्रिनो, वो भी क्या होगा, इन दोनों का जो रिएक्शन के बाद दोनों पार्टिकल्स का जो मोमेंटम का योग है वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो उस कंडीशन में अपना संवेग संरक्षण नियम लागू होगा। तो बस यही है, अगर आपको कभी पार्टिकल्स पूछ लिया जाता है तो अपन को यही कंडीशन लगानी है कि पार्टिकल्स से पहले जिसका जो संवेग है वो 0 होगा, और रिएक्शंस के बाद दोनों का जो पार्टिकल्स टूट रहे हैं, जिन रिएक्शंस के बाद होने के बाद जो जिन पार्टिकल्स में अपना पार्टिकल टूट रहा है उनका मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। तो यह हो गया अपना संवेग संरक्षण नियम। तो 3 कंजर्वेशन लॉ अपन ने पढ़ लिए, बाकी 3 कंजर्वेशन लॉ अपन और पढ़े। एक बार आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो। देखिएगा 3 कंजर्वेशन लॉ हो गए। अब देखो, और अभी आप जो बचे 3 कंजर्वेशन लॉ पढ़ने वाले हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपना इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम भी आ गया और बेरियन संख्या संरक्षण नियम, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोणीय संवेग संरक्षण नियम फिर भी एक छोटा सा कंजर्वेशन लॉ है, आपको डेफिनेशन में ही काम आएगा। बाकी इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम और बेरियन संख्या संरक्षण नियम आपको रिएक्शन की पहचान करने में कि रिएक्शन अपनी सही है कि नहीं है, तो उस कंडीशन में भी काम आएगा। तो अभी अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ लेते हैं। एक बार मैं कोणीय संवेग संरक्षण को भी लिखा दूं। तो अगर अपन बात करें वही चीज़ कोणीय संवेग संरक्षण, अगर कोणीय संवेग संरक्षण की आपको डेफिनेशन देनी होगी तो आप दे सकते हो कि किसी अभिक्रिया से पूर्व कुल कोणीय समय का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल कोणीय समय के मान के तुल्य हो तो उसे कोणीय संवेग संरक्षण नियम कहते हैं। ठीक है, इतना आपको डेफिनेशन दे देनी है। और इसका एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे मान के चलो एक कोई कायोन पार्टिकल है, वो पाई प्लस और पाई 0 में टूट रहा है। कोई भी पायोन पार्टिकल है, कायोन पार्टिकल है, वो पाई प्लस और पाई 0 में टूट रहा है। तो और मान के चलो फिलहाल के लिए अपना रिएक्शन से पहले जो पार्टिकल होगा वो रेस्ट अवस्था में होगा। अगर पार्टिकल रेस्ट अवस्था में होगा तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, बात मोमेंटम की करो या एंगुलर मोमेंटम की करो, रेस्ट अवस्था में पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम दोनों ही 0 होंगे। और एंगुलर मोमेंटम को अपन जे से डिनोट करते हैं। तो के प्लस यानी कायोन पार्टिकल है अपना, कायोन पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम भी 0 होगा। अब देखो ये रिएक्शन से पहले की कंडीशन है। अगर अपना जो रिएक्शन है वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, उसकी पालना करता है, तो अपने रिएक्शन के बाद जितने पार्टिकल्स में टूट रहा है उन सब का एंगुलर मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, तब जाकर के अपनी कंडीशन लागू होगी। तो वही चीज़ वही अपना जो पायोन पार्टिकल्स हैं जिसमें जे पाई प्लस और जे पाई 0, तो इनका एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि जे पाई प्लस का वैल्यू किसके बराबर आ गया, माइनस का जे पाई 0 के बराबर आ गया। तो ये चीज़ भी अपन यहाँ से बोल सकते हैं। तो ये हो गया अपना कोणीय संवेग संरक्षण नियम। ठीक है, एक बार इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम के ऊपर आगे बढ़े। ठीक है, चलेगा। अभी अपन बात करें इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम और बेरियन संख्या संरक्षण नियम, जो कि
अपने यथार्थ कंजर्वेशन लॉ के लास्ट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स को मैं थोड़ा लास्ट में ही ले रहा हूँ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लगा लेना भाई, लेप्टॉन संख्या संरक्षण नियम, लेप्टॉन संख्या संरक्षण नियम, लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ, लेप्टॉन संख्या संरक्षण नियम, लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ। अब देखो वही चीज़, डेफिनेशन में कुछ नहीं करना, अपना फॉर्मेट फिक्स बनाया है, उसी में आपको सेट करना है कि किसी भी अभिक्रिया से पूर्व यानी वह संरक्षण नियम, अगर आपको कंप्लीटली डेफिनेशन बताऊं तो वह संरक्षण नियम जिसमें अभिक्रिया से पूर्व कुल इलेक्ट्रॉन संख्या का मान अभिक्रिया के पश्चात इलेक्ट्रॉन संख्या के मान के तुल्य हो तो उस संरक्षण नियम को इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम कहते हैं। अब देखो ये सब लिखने के बाद आपको इसका एग्जाम्पल्स दे देना है कि इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लूँ इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम का, हाँ इसमें और इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम का एग्जाम्पल लेने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें देख लें अपन, नोट लगा के देखो। सबसे पहली बात है जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होगा, कोई पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, तो जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होगा उसका इलेक्ट्रॉन नंबर होगा वो होगा +1। जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होगा वो, जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होगा यानी कोई पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन, टो और म्यूऑन, और इन तीनों के न्यूट्रिनो, अपना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टो न्यूट्रिनो, ये तीनों के न्यूट्रिनो और तीनों पार्टिकल्स, ये 6 पार्टिकल्स अपने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं। अगर इन 6 पार्टिकल्स में, अगर रिएक्शन में कोई 6 पार्टिकल्स में अपन को देखने को मिले तो वो पार्टिकल्स तो हैं अपने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, और अगर इन 6 के अतिरिक्त कोई अन्य पार्टिकल्स मिल जाए यानी जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ना हो, यानी जैसे अनोदर पार्टिकल मैं लिख रहा हूँ, अनोदर पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपना उन पार्टिकल्स का जो इलेक्ट्रॉन नंबर होगा वो 0 होगा, ठीक है। बात करें अगर एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स की, यानी जो प्रतिकण अपन बात करें, यानी प्रति इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की बात करें, प्रति इलेक्ट्रॉन कणों की बात करें तो उनके लिए जो इलेक्ट्रॉन संख्या होगी वो होगी -1। एंटी पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर होगा -1, पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर होगा +1, और जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है तो उन सभी पार्टिकल्स के लिए अपना इलेक्ट्रॉन नंबर 0 होगा। इसी प्रकार से सेम कंडीशन अपन बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ में भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इस चीज़ को देखो, इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ और ये कैसे लागू होता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल अब मैं ले लूँ, जैसे मान के चलो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, μ- है वो टूट रहा है इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और प्लस में इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो प्लस में म्यूऑन न्यूट्रिनो के बाद, यानी ये एंटी पार्टिकल है। अब देखो क्या ध्यान में रखना है, जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हैं उनका इलेक्ट्रॉन नंबर +1 होगा, जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है उनका इलेक्ट्रॉन नंबर 0 होगा, और जो पार्टिकल अपना एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है मतलब प्रतिकण है तो वो, यानी जिन पार्टिकल्स के ऊपर बार लगा हुआ है या उनका साइन चेंजेज है तो उनके लिए इलेक्ट्रॉन नंबर -1 होगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम कैसे ज्ञात करोगे, तो पहली बात तो इसे अपन L से लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन संख्या है। अब देखो क्या म्यूऑन इलेक्ट्रॉन नंबर है, क्या म्यूऑन है वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, तो बिल्कुल म्यूऑन अपना इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो उस कंडीशन में अपन क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन नंबर +1 लेंगे, ठीक है। ये अपना रिएक्शन से पहले का मामला हो गया। अब रिएक्शन के बाद के देखें, क्या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, बिल्कुल है। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होगा, +1। क्या इसका जो न्यूट्रिनो है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, वो भी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो भी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो इसका इलेक्ट्रॉन नंबर हो गया +1। फिर अगर अपन इसके बार की बात करें, यानी म्यूऑन न्यूट्रिनो के बार की बात करें, यानी इसका मतलब ये एंटी पार्टिकल है। यानी अगर अपन बात करते हैं म्यूऑन न्यूट्रिनो की तो ये तो अपना हो गया पार्टिकल, लेकिन फिलहाल ये दिया गया है एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल की बात करें तो एंटी पार्टिकल के लिए अपना इलेक्ट्रॉन नंबर होगा -1, तो इसके लिए अपना इलेक्ट्रॉन नंबर आ गया -1, अर्थात टोटल जो इलेक्ट्रॉन नंबर हो गया वो हो गया +1।
रिएक्शन से पहले इलेक्ट्रॉन नंबर रिएक्शन के पश्चात इलेक्ट्रॉन नंबर के तुल्य है, तो इसका मतलब अपना इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ लागू हो रहा है। ये सब खेल है अपना मैक्रो पार्टिकल्स के लिए, यानी इस नंबर को कैलकुलेट करना। जैसे फिलहाल के लिए आपको डायरेक्ट ही दे दे कि इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम, तो आपको ऐसे ज्ञात करना है। लेकिन जैसे वो बोले कि म्यूऑन के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम बताइए, देखो इसी क्वेश्चन को वो बोल दे कि म्यूऑन के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम बताइए, इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम। अब ये डायरेक्टली बोल रहा है म्यूऑन के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम पूछ रहा है, तो म्यूऑन के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम क्या होगा, तो ध्यान से सुनना। म्यूऑन के लिए पूछ रहा है तो इस वक्त अपना केवल और केवल जो म्यूऑन वाले पार्टिकल्स होंगे, फिर चाहे म्यूऑन पार्टिकल हो या म्यूऑन का जो न्यूट्रिनो वाला पार्टिकल हो, वो पार्टिकल ही अपना इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होगा। इसके अतिरिक्त अपना कोई भी पार्टिकल होगा वो इसमें यानी म्यूऑन वाला पार्टिकल्स ही आएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी जो पार्टिकल अगर अदरवाइज कोई भी पार्टिकल्स आए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल क्यों ना हो, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की श्रेणी में नहीं आएगा। म्यूऑन वाले सभी पार्टिकल्स को छोड़कर, म्यूऑन वाले दो ही पार्टिकल है, एक तो म्यू माइनस है और उसका एक न्यूट्रिनो वाला यानी म्यूऑन न्यूट्रिनो, ये दो पार्टिकल हैं। और अगर अपन इन दोनों के ऊपर बार लगा दे तो इनके एंटी पार्टिकल यानी 4 पार्टिकल्स इसके अंतर्गत आएंगे, इनके एंटी पार्टिकल और ये दोनों पार्टिकल। हाँ, इसके अतिरिक्त अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए, टो आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो सब अपने अनोदर पार्टिकल्स की श्रेणी में आएंगे। और अनोदर पार्टिकल्स का मतलब सीधा सा होता है उनका इलेक्ट्रॉन नंबर 0 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर अपन म्यू माइनस की बात करें तो क्या म्यूऑन पार्टिकल है, म्यू माइनस तो है। अगर म्यू माइनस और यहाँ पे भी एल म्यू यानी अपन म्यू के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन नंबर है तो रिएक्शन से पहले अपना जो इलेक्ट्रॉन नंबर होगा वो +1 हो जाएगा। अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है? हाँ, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। क्या म्यूऑन के लिए इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है? नहीं, क्योंकि म्यूऑन वाली फैमिली में इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, तो इलेक्ट्रॉन संख्या अनोदर पार्टिकल मान करके इसको 0 कर लेंगे। हाँ, इसका न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो वाला भी पार्ट अपना म्यूऑन में नहीं आता है तो 0 हो जाएगा। फिर अगर अपन बात करें म्यूऑन के न्यूट्रिनो के बार की, म्यूऑन न्यूट्रिनो के बार की अगर बार की बात करें तो इलेक्ट्रॉन संख्या आएगी, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो होगा, लेकिन एंटी पार्टिकल यानी -1 के श्रेणी में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके लिए जो एल म्यू आ रहा है वो आ रहा है -1 और इसके लिए जो एल म्यू आ रहा है वो आ रहा है +1। रिएक्शन से पहले अपना इलेक्ट्रॉन जो नंबर है और रिएक्शन के पश्चात इलेक्ट्रॉन नंबर दोनों भिन्न भिन्न है, मतलब ये अभिक्रिया अपनी सही नहीं है। किसके अतिरिक्त किसके तहत? म्यू माइनस के लिए। हाँ, बाकी इलेक्ट्रॉन के लिए ये अभिक्रिया सही है। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन लो हो गया। एक बार आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, अपन आगे बढ़े। ठीक है, 1 2 3 चलेगा। अब देखो बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ में थोड़ा सा अंतर है, बस एल की जगह बी कर दो, बाकी कोई अंतर नहीं है। सीधी सी बात ये है, एल की जगह आप बी करोगे, बाकी कोई भी अंतर उसके तहत देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा अंतर ये है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स आ रहे थे और बेरियन पार्टिकल जो पार्टिकल आएंगे, दोनों में वो अंतर रहेगा, बाकी और कुछ भी नहीं है। देखो बेरियन संख्या संरक्षण नियम, यहाँ पे मैं बेरियन लिख देता हूँ। ठीक है, और ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले आप बात करें बेरियन संख्या संरक्षण नियम की, तो बेरियन संख्या संरक्षण नियम का सीधा सा मतलब है कि वह संरक्षण नियम जिसमें अभिक्रिया से पूर्व है और अभिक्रिया के पश्चात कुल बेरियन संख्या का मान क्या हो, समान हो, तो उसे बेरियन संख्या संरक्षण नियम कहते हैं। बेरियन पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल बेरियन पार्टिकल है तो बेरियन नंबर क्या होगा? +1। अगर कोई पार्टिकल बेरियन पार्टिकल नहीं है तो बेरियन नंबर होगा 0 और एंटी बेरियन पार्टिकल्स के लिए अपना बेरियन नंबर होगा -1। वो का वो सेम टू सेम जो अपन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स में देखते थे। लेकिन अब देखो बेरियन पार्टिकल्स अपने वो नहीं है, इलेक्ट्रॉन टो म्यू वो वाले नहीं है। बेरियन पार्टिकल्स किस में आते हैं भाई? अपन ने 2 प्रकार के इंटरेक्शन के आधार पर 2 प्रकार के पार्टिकल्स देखे थे, प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर और दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर। दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर अपना इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था जो अभी अपन ने पढ़ा है। प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर अपना पार्टिकल हेड्रोन पार्टिकल था। हेड्रोन पार्टिकल फिर 2 भागों में बढ़ता है और उन दोनों भागों को बोलते हैं मेसोन और बेरियन।
ठीक है। तो अब अपन बात कर रहे हैं उसी बेरियन की। फिर बेरियन खुद दो भागों में बढ़ता है, किसमें? न्यूक्लियन और हाइपरॉन में। बेरियन खुद दो भागों में, न्यूक्लियन और हाइपरॉन, दो पार्ट्स में विभाजित होता है। तो न्यूक्लियन और हाइपरॉन वो सभी पार्टिकल्स आएंगे। न्यूक्लियनों में अपन को पता है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहते हैं। हाइपरॉन में बात करोगे तो इसमें आ गया सिग्मा वाली फैमिली, साथ में आ गई लैम्बडा, ओमेगा, कोस्केड जिसे अपन काई या जाई भी बोलते हैं, तो कोस्केड -1 और कोस्केड 0। और इसके अतिरिक्त एक और बच गया, कौन सा बच गया इसमें? लैम्बडा आ गया, ओमेगा आ गया, कोस्केड आ गया और सिग्मा आ गया। और इसमें और क्या बचा भाई? प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गया। तो एक फैमिली और बच गई इसमें अपनी, और वो आ गई इसमें म्यून वाली आ गई। ठीक है, आ गए ना सभी चारों प्रकार के पार्टिकल्स इसके अंतर्गत आ गए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह सब कुछ आ गए। अब देखो इसमें अपन देखें एंटी पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो इसके लिए तो क्या होगा? बेरियन पार्टिकल +1 होगा भाई। इन सब के लिए तो बेरियन पार्टिकल +1 होगा। एंटी पार्टिकल के लिए बेरियन पार्टिकल क्या होगा? -1 होगा। और इनके अतिरिक्त कोई पार्टिकल आता है तो उसके लिए जो बेरियन पार्टिकल होगा वो 0। अब देखो जैसे प्रोटॉन के ऊपर बाल लग गया तो वो अपना एंटी पार्टिकल हो गया, न्यूट्रॉन के ऊपर बाल लग गया तो एंटी पार्टिकल बन जाएगा। यहाँ पे सिग्मा प्लस का सिग्मा माइनस आ गया या सिग्मा प्लस के ऊपर बाल आ गया तो वो सभी। अब देखो इसमें सिग्मा प्लस का एंटी पार्टिकल सिग्मा माइनस का सिग्मा प्लस, तो इसका तो क्या ही एंटी पार्टिकल होगा? इसमें तो अपना सिग्मा 0 के ऊपर अगर आपको बाल नजर आए या लैम्बडा 0 के ऊपर आपको बाल नजर आए, ओमेगा प्लस आपको नजर आए, कोस्केड +1 आपको नजर आए या कोस्केड 0 के ऊपर आपको बार नजर आए, तो ये कुछ अपने और एंटी पार्टिकल्स की श्रेणी में आएंगे। बाकी आप सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस को आपस में इंटरचेंज करोगे तो वापस वही पार्टिकल्स में विभाजित हो जाएंगे, तो मतलब एंटी पार्टिकल में नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखो इससे और रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस देख लें जो कि पूछे गए हैं। जैसे मान के चलो प्रोटॉन है और ये मैं एक एग्जांपल ले लूँ, प्रोटॉन है वो टूट रहा है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। ठीक है, प्रोटॉन अपना पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में टूट रहा है। तो इसमें अब अपन देखते हैं क्या आएगा बेरियन कंजर्वेशन लॉ। बेरियन कंजर्वेशन लॉ क्या लगेगा इसमें? देखो तो सबसे पहले बताओ प्रोटॉन क्या बेरियन है? बेरियन पार्टिकल है, बिल्कुल है। बेरियन पार्टिकल है तो इसके लिए बेरियन नंबर +1 आएगा। क्या इलेक्ट्रॉन का विपरीत है पॉजिट्रॉन? इलेक्ट्रॉन क्या बेरियन पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसका विपरीत यानी उसका जो एंटी पार्टिकल होगा वो भी कैसे होगा? तो नहीं होगा। तो उस कंडीशन में अपना बेरियन नंबर आ जाएगा 0 और इसका न्यूट्रिनो वाला भी 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? 0 और ये हो गया +1। तो अपना बेरियन कंजर्वेशन लॉ इस नियम में और लागू नहीं होता है। अब अपन एक ऐसा एग्जांपल ले लें जो लागू होता हो। ठीक है, ये तो लागू नहीं हो रहा है, मतलब अपन बोल देंगे कि ये अभिक्रिया संभव नहीं है। अपने बेरियन संख्या संरक्षण नियम के तहत ये अभिक्रिया संभव नहीं है। अब एक ऐसी रिएक्शन अपन ले लें जो इसमें संभव हो। तो इसमें मैं एक ऐसी रिएक्शन ले लूँ जैसे पायोन पार्टिकल्स हैं और पायोन रिएक्शन कर रहा है न्यूट्रॉन से, जो कि बनेगा किसमें? पाई माइनस और प्लस में पी में टूट रहा है। ठीक है, पाई माइनस प्लस पी में टूट रहा है। अब देखो इसमें सबसे पहले रिएक्शन से पहले अपना बेरियन नंबर देखो। रिएक्शन से पहले क्या पायोन पार्टिकल अपने बेरियन में आ रहा है? देखो कहीं पे आ रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो बेरियन नंबर क्या हो गया? 0। प्लस में क्या न्यूट्रॉन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। न्यूट्रॉन तो अपने न्यूक्लियन में आता है, तो न्यूक्लियन में आता है तो बेरियन नंबर होगा, तो बेरियन नंबर टोटल आ गया इसका 1। ठीक है, 0 + 1 1 हो गया ना। और रिएक्शन से पहले अपना टोटल बेरियन नंबर आ गया, वो आ गया 1। रिएक्शन के पश्चात अगर बात करें तो पायोन अपना बेरियन नंबर नहीं है तो 0। हाँ, प्रोटॉन है तो +1 हो जाएगा। तो रिएक्शन के पश्चात भी अपना बेरियन नंबर +1 आ गया, तो मतलब ये रिएक्शन अपनी बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ के तहत सही है। ठीक है, और अपनी यहाँ पे भाई ये 5वें नंबर पे चल रहा था ना बेरियन संख्या संरक्षण नियम, तो यहाँ पे यथार्थ कंजर्वेशन लॉ के 5 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। 5 पार्ट्स में जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी यहाँ पे अपन ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, एक बार आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। अब देखो सेकेंड नंबर पे अपन बात करें सन्निकटन संरक्षण नियम की। सन्निकटन संरक्षण नियम क्या होता है? वह संरक्षण नियम जो
केवल प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए लागू हो, जो केवल प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए लागू हो। और इसमें अपन 5 प्रकार की कंजर्वेशन लॉ अपन पढ़ेंगे। ठीक है, बीते में अपन 6 प्रकार के कंजर्वेशन लॉ अपन ने पढ़ लिए, जिसमें अपना कोणीय संवेग संरक्षण हो गया, और ऊर्जा संरक्षण नियम हो गया, आवेश संरक्षण नियम हो गया, इलेक्ट्रॉन संख्या, बेरियन संख्या संरक्षण नियम, और उसमें और क्या बच गया, बाकी 6 प्रकार के संवेग संरक्षण नियम, ये सभी यानी 6 प्रकार के रिएक्शंस अपन ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब इसमें अपन 5 प्रकार के कंजर्वेशन लॉ पढ़ेंगे। 5 प्रकार के कंजर्वेशन लॉ में अपन देखेंगे, पहला कंजर्वेशन लॉ देख लेते हैं अपन, सन्निकटन संरक्षण नियम। सन्निकटन संरक्षण नियम। सन्निकटन संरक्षण नियम की बात करें तो वही चीज़ आपको संरक्षण नियम दिखाई पड़ रहा है, मतलब सन्निकटन में अपन संभारिक प्रचक्रण देख ले। ठीक है, सन्निकटन तो अपन ने देख ही लिया ना, संभारिक प्रचक्रण, संभारिक प्रचक्रण संरक्षण नियम। तो संरक्षण नियम आपको नजर आ रहा है तो आप क्या बोलोगे कि वह संरक्षण नियम जिसमें अभिक्रिया से पूर्व कुल संभारिक प्रचक्रण का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल संभारिक प्रचक्रण के मान के बराबर हो, तो उसे संभारिक प्रचक्रण संरक्षण नियम आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ बोलते हैं। अब देखो संभारिक प्रचक्रण होता क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को जानिए। ठीक है, ये तो आप दे दोगे इसकी डेफिनेशन। तो संभारिक प्रचक्रण होती है कि कणों की जो बहु का उदाहरण है, मल्टीपल पार्टिकल्स में अपने कण है वो बटे होते हैं, जैसे सिंगलेट पार्टिकल्स आ गया, डबलेट पार्टिकल्स होते हैं, ट्रिपलेट पार्टिकल्स। तो इनकी व्याख्या करने के लिए कि कौन सा पार्टिकल सिंगलेट है, कौन सा पार्टिकल डबलेट है, कौन सा पार्टिकल ट्रिपलेट है, तो उसके लिए अपन संभारिक प्रचक्रण का यूज करते हैं। तो बहु का अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए, और ये एक प्रकार की क्वांटम संख्या है। तो आइसोस्पिन क्या है, एक प्रकार की क्वांटम संख्या। संभारिक प्रचक्रण है एक प्रकार की क्वांटम संख्या है जो कणों के भौग अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए परिभाषित की गई है, और इसे अपन आई से डिनोट करते हैं, इसे आई से डिनोट करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2i + 1 = m, और m का मतलब होता है भौग। अगर अपन बात करें सिंगलेट पार्टिकल की, तो सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए m का वैल्यू 1 होता है। बात करें फॉर डबलेट पार्टिकल्स की, तो डबलेट पार्टिकल्स के लिए m का वैल्यू 2 होता है। बात करें अपन ट्रिपलेट पार्टिकल्स की, तो ट्रिपलेट पार्टिकल्स के लिए m का वैल्यू 3 होता है। अब देखो सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए अगर अपन i का वैल्यू देखें, यानी फॉर सिंगलेट पार्टिकल्स अगर अपन i का वैल्यू देखें फॉर सिंगलेट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है i का वैल्यू। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में अपन देखेंगे। तो 2i + 1 = क्या हो जाएगा 1, 1 से 1 कटेगा तो i का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। फिर आप बात करें फॉर डबलेट पार्टिकल्स के लिए i का वैल्यू देखेंगे तो 2i + 1 = 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, तो i का वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो डबलेट पार्टिकल्स के लिए i का वैल्यू आता है 1/2, और ट्रिपलेट पार्टिकल्स के लिए अगर अपन i का वैल्यू देखें तो वो आता है 2i + 1 और ये हो गया 3, तो i का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 1। तो ट्रिपलेट पार्टिकल्स के लिए अपने आइसोस्पिन का वैल्यू होता है 1, डबलेट के लिए 1/2 और सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए 0। अब देखो सिंगलेट पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, जो केवल अकेले पार्टिकल है। अपने पार्टिकल फिजिक्स में अपन ने जो सारणी बनाई उसमें अकेला पार्टिकल्स कौन सा है, तो देखो सिंगलेट की बात करूं, सिंगलेट पार्टिकल्स में कौन कौन से पार्टिकल अकेले हैं, तो अगर अपन बात करें सबसे पहले इटानोट अकेला पार्टिकल है। बात करूं लैम्बडा 0 की, अकेला पार्टिकल है। बात करें ओमेगा - की, अकेला पार्टिकल है। तो ये इन सभी की आइसोस्पिन का वैल्यू 0 रहने वाला। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट भी आपको बता दूं कि इसमें अपने संभारिक प्रचक्रण में यानी आइसोस्पिन में कण और प्रतिकण दोनों के लिए I का मान समान होता है। यानी अगर अपन बात कर लें पार्टिकल की, बात कर लें एंटी पार्टिकल की, दोनों के लिए
दोनों के लिए इस कंडीशन में आई का मान समान होता है, आई का वैल्यू सेम रहता है, पार्टिकल हो या एंटी पार्टिकल। जैसे आप बात करो ईटा जीरो के लिए भी आई का वैल्यू जीरो ही रहने वाला है, ईटा जीरो का बार होगा तो उसके लिए भी आई का वैल्यू जीरो ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए आई का वैल्यू। डबलेट पार्टिकल के लिए यानी आई का वैल्यू 1/2 किसके लिए आएगा, तो डबलेट पार्टिकल्स में अपन बात कर ले कायोन की तो K प्लस और K0, एक तो ये हो गया। दूसरी बात कर ले अपने न्यूक्लियन वाले की तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गए। और बात करें कोस्केड की, काई या जाई जिसे अपन बोलते हैं, तो कोस्केड -1 और कोस्केट 0, तो ये पार्टिकल्स अपने किसके आ गए, डबलेट पार्टिकल्स के अंतर्गत आएंगे और उनके लिए आई का वैल्यू 1/2 होगा। बात करें अपन ट्रिपलेट पार्टिकल्स में तो ट्रिपलेट पार्टिकल्स में अपनी पूरी सारणी में एक तो आएगा पायोन जिसमें 3 पार्टिकल्स एक साथ आते हैं, एक आता है अपना सिग्मा, ठीक है। ये 2 प्रकार के ऐसे पार्टिकल्स ऐसी फैमिली हैं जिसमें आइसोस्पिन का वैल्यू 1 रहने वाला है, ठीक है। एक बार आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े चलिएगा। अब बात करते हैं अपन I3 संरक्षण नियम की। I3 संरक्षण नियम क्या होता है, तो संभारिक पृथक्करण का जो तृतीय घटक होता है उसको I3 संरक्षण नियम कहते हैं और I3 से उसे व्यक्त करते हैं। संभारिक पृथक्करण के तृतीय घटक को I3 से व्यक्त करते हैं और I3 संरक्षण नियम का वही मान है कि अभिक्रिया से पूर्व कुल I3 का मान अभिक्रिया के पश्चात I3 के मान के बराबर हो तो उसे I3 संरक्षण नियम कहते हैं और ये संभारिक पृथक्करण के तृतीय घटक को I3 बोलते हैं, ठीक है। और इसे निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं, अर्थात सूत्र होता है इसका, अगर अपन बात करें तो I3 के लिए सूत्र होता है 2i + 1 = I3, यानी इसका भी आई की जैसे अपन को सिंगलेट पार्टिकल, डबलेट पार्टिकल, ट्रिपलेट पार्टिकल में आई का यूज करते हुए I3 का वैल्यू ज्ञात करना है। देखो बात करें अगर अपन सिंगलेट पार्टिकल के लिए तो सिंगलेट पार्टिकल के लिए I3 का वैल्यू क्या आएगा, तो आपको पता है सिंगलेट के लिए I का वैल्यू क्या आया था 0, तो I3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और ये एक वैल्यू नहीं होगा, एक मान आएगा, मतलब I3 का अपन I का वैल्यू रख करके ऐसे पता कर पाएंगे कि I3 के कितने मान आएंगे। मान क्या आएगा, एक मान आएगा, वो आएगा मान आएगा 0, अर्थात I3 का सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। एक ये बताएगा कि कितने मान आ रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखोगे डबलेट पार्टिकल के लिए, डबलेट पार्टिकल के लिए I3 का वैल्यू आप देखोगे तो डबलेट पार्टिकल्स के लिए सीधी सी बात होती है 1/2 होता है I का मान, 1/2 तो 1 1 यानी 2 मान आएंगे, ठीक है। डबलेट पार्टिकल्स के लिए 2 मान आएंगे और वो 2 मान होंगे -1/2 और 1/2, यानी I3 के 2 मान -1/2 और 1/2 होते हैं फॉर डबलेट पार्टिकल्स। अगर अपन बात करें फॉर ट्रिपलेट के लिए तो ट्रिपलेट के लिए I3 का वैल्यू कितना आएगा, ट्रिपलेट के लिए I का वैल्यू 1 होता है तो ट्रिपलेट के लिए I3 का मान आएगा 3 मान, ठीक है। 3 मान आते हैं -1 1 और 0। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट भी है, वो नोट है कि कण व प्रतिकण, कण व प्रतिकण के लिए I3 का मान एक दूसरे के विपरीत होता है। अब देखो कण और प्रतिकण के लिए I3 का मान एक दूसरे के विपरीत होता है। एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब जैसे K+ है, K+ के लिए I3 का वैल्यू 1/2 आएगा तो K- के लिए माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब देखो कैसे, अब इसमें यार ये देखो डबलेट पार्टिकल में तो 2 प्रकार के मान हैं, इसमें 3 प्रकार के मान हैं। अब कैसे रखेंगे, ध्यान से सुनना। अब अपन बात करें सिंगलेट की तो सिंगलेट पार्टिकल्स में क्या आ गया, ईटा 0, अपना लैम्बडा 0 और ओमेगा माइनस, ये अपना आ गया सिंगलेट। सिंगलेट की बात करो तो सिंगलेट इनमें तो I3 के वैल्यू रखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, I3 का वैल्यू 0 आएगा। अब आप 0 विपरीत होने का मतलब भाई 0 के ऊपर बार लगाओगे, भाई इनके ऊपर बार लगेगा तो 0 के ऊपर भी बार लग जाएगा, लेकिन बात वही आने वाली है। तो सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए I3 का वैल्यू 0 ही रहने वाला है, चाहे कुछ ही कर लो। सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए I3 का वैल्यू चेंज नहीं होगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई लोड लेने वाली बात ही नहीं है। बात करें अपन डबलेट पार्टिकल्स की, डबलेट पार्टिकल्स में I3 का वैल्यू 2 है, -1/2 और +1/2। अब देखो इसमें अपन इस प्रकार से रखेंगे, डबलेट पार्टिकल्स में जो
जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है उसके लिए तो प्लस वाला नंबर आएगा, और जिसके ऊपर चार्ज कम है उसके लिए माइनस वाला नंबर आएगा। जैसे बात करते हैं कायोन में दो प्रकार के सदस्य के प्लस और के जीरो पाए जाते हैं। तो के प्लस के लिए I3 का वैल्यू, यानी इसके ऊपर चार्ज क्या है प्लस में, तो I3 का वैल्यू आ जाएगा प्लस का 1/2। इस पे चार्ज ही जीरो है तो इसके लिए I3 का वैल्यू आ जाएगा -1/2। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपन बात करें इसमें कैस्कोड -1 और कैस्कोड 0 की, तो कैस्कोड -1 यानी चार्ज जीरो से भी कम है, चार्ज जीरो से कम है तो I3 का वैल्यू -1/2, और इसके लिए आ जाएगा जीरो के लिए I3 का वैल्यू प्लस का 1/2। इसी प्रकार से अपन बात कर ले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन देखो, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो I3 का वैल्यू आ जाएगा 1/2। न्यूट्रॉन उदासीन होता है तो I3 का वैल्यू आ जाएगा -1/2। तो ये इस प्रकार से हो गया डबलेट में। हाँ, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल एक दूसरे के लिए विपरीत होता है। अगर बात करें कि माइनस की, तो I3 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। पहले +1/2 था, अब -1/2 हो जाएगा। के जीरो के बार की, तो I3 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा के जीरो के बार के लिए, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये एंटी पार्टिकल्स के लिए, ये अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये एंटी पार्टिकल्स के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो कोस्केड +1 आपको दे दे और एक दे दे कोस्केड 0 का बार। ठीक है, तो कोस्केड +1 के लिए I3 का वैल्यू आएगा, वो आएगा प्लस का 1/2, और कोस्केड 0 के बार के लिए I3 का वैल्यू आएगा, वो आएगा माइनस का 1/2। फिर बात करें प्रोटॉन के बार की और न्यूट्रॉन के बार की, तो प्रोटॉन के बार पे यहाँ पे +1/2 तो था, यहाँ -1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2, यानी बार के लिए चेंज हो जाएगा। ट्रिपलेट पार्टिकल्स के लिए अगर अपन देखें तो सेम ऐसे ही ट्रिपलेट में भी चेंज करना है, लेकिन ट्रिपलेट में सीधी सी बात है, 3 मान दिए गए, 3 ही ट्रिपलेट पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज I3 का वैल्यू पॉजिटिव, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज I3 का वैल्यू नेगेटिव, और जिनके ऊपर 0 चार्ज है I3 का वैल्यू भी 0। तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जैसे एक तो है पायोन, पाई प्लस पाई माइनस पाई 0, तो देखो I3 का वैल्यू इसके लिए +1 हो जाएगा, इसके लिए -1 हो जाएगा, इसके लिए I3 का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर बात करें सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा 0 की, तो इसके लिए I3 का वैल्यू +1, इसके लिए I3 का वैल्यू -1, और इसके लिए I3 का वैल्यू 0। ठीक है, हाँ, इसी प्रकार से आप इनके एंटी पार्टिकल्स का बनाओगे। पाई माइनस के लिए -1 आ जाएगा, पाई प्लस के लिए +1 आ जाएगा, पाई 0 के लिए 0 ही रहेगा, यानी एंटी पार्टिकल्स में इनका कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये सारणी अपनी I3 संरक्षण नियम की हो गई। तो एक बार आप इस चीज़ को और नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब बात करते हैं अपन विचित्रता संरक्षण नियम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन लॉ है, स्टेरलेस कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, इससे और एक क्वेश्चन भी पूछा गया भाई, जो भी क्वेश्चन कवर हो जाएगा, साथ ही साथ 2 क्वेश्चन आज अपन कवर करते हुए चल रहे हैं, साथ में तीसरा क्वेश्चन क्या कवर होगा कि विचित्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है डायरेक्टली कि विचित्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो विचित्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो ये सारा का सारा पैटर्न आपको लिख देना है। देखो, विचित्रता संरक्षण नियम की बात करें तो वही चीज़, अभिक्रिया से पूर्व कुल विचित्रता का मान अगर अभिक्रिया के पश्चात कुल विचित्रता के मान के तुल्य हो तो उसे स्टेनलेस कंजर्वेशन लॉ, विचित्रता संरक्षण नियम कहते हैं। ठीक है, इसे ऐसे व्यक्त करते हैं, इसे एस से व्यक्त करते हैं। अब स्पष्ट करने में ये परिभाषा दे दोगे, इसे एस से व्यक्त करते हैं, और इसके अतिरिक्त आपको क्या लिखना है कि कणों की विचित्रता को समझाने के लिए एक अवधारणा दी गई, और एक ये भी एक क्वांटम संख्या ही होती है। ठीक है, तो कणों की विचित्रता को समझाने के लिए एक क्वांटम संख्या परिभाषित की गई, और उसे क्या कहते हैं, विचित्रता कहते हैं। ठीक है, ये भी वास्तविकता में जिस प्रकार से अपन ने पिछले आइसोस्पिन के बारे में देखा था, तो वो भी एक क्वांटम संख्या थी, वो कणों की भौतिक अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए थी। ये क्या है, नाम से पता चल रहा है, विचित्रता संरक्षण नियम की बात कर रहे हैं, तो कणों की विचित्रता को बताने के लिए एक नई क्वांटम संख्या परिभाषित की गई, और उस क्वांटम संख्या को बोलते हैं अपन विचित्रता। ठीक है, ऐसे इसे व्यक्त करते हैं, और इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है Q = I3 + B + S/2। ठीक है, और यहाँ से अपन B + S को लिख सकते हैं सम्मिलित रूप से Y। ठीक है, ये Y बोल देते हैं, तो Q का वैल्यू हो जाएगा I3 + Y/2। समीकरण यहाँ पे जो समीकरण 1 है उसे तो अपन बोलते हैं गेलमान नीचिजिमा समीकरण।
समीकरण एक तो कहलाता अपना गेलमान नीशीजिमा समीकरण, गेलमान नीशीजिमा समीकरण। और ये जो समीकरण 2 है वो कहलाता है उच्च आवेश के रूप में, उच्च आवेश के रूप में गेलमान नीशीजिमा समीकरण। ठीक है, अब देखो वही चीज़ है, इस सूत्र में आप जैसे ही वैल्यू रखोगे, देखो यहाँ से आपको स्ट्रेननेस की वैल्यू कैसे प्राप्त होगी, तो इस सूत्र को थोड़ा मॉडिफाई कर लो। यहाँ पे देखो B प्लस एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2Q माइनस 2I3। ठीक है, तो यहाँ से आपको S का वैल्यू चाहिए तो आप कर लोगे 2Q माइनस I3 माइनस B। यहाँ पे देखो Q तो है अपना चार्ज, ठीक है, I3 है वो है अपना आइसो स्पिन का तृतीय घटक। ठीक है, I का तृतीय घटक, वही I का तृतीय घटक है। और अगर बात करूं B की तो B है अपना बेरियन नंबर। ठीक है, अब मैंने आपको बेरियन नंबर बता दिया, I3 बता दिया, चार्ज ज्ञात करना बता दिया। किसी भी पार्टिकल का आप तीनों ज्ञात कर सकते हो, अगर तीनों आपको आते हैं तो आप इसकी स्ट्रेननेस भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैं सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए आपकी जो स्ट्रेननेस है वो निकाल करके बता देता हूँ। डबलेट और ट्रिपलेट पार्टिकल्स जो कि सेम पार्टिकल्स रहने वाले हैं उसकी स्ट्रेननेस आप खुद निकाल लेना। ठीक है, एक बार आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए बता दूँ। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं अपन फॉर सिंगलेट पार्टिकल्स। यहाँ पे मैं ले लिया सिंगलेट पार्टिकल्स की स्ट्रेननेस कैसे निकालोगे, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सिंगलेट। ठीक है, सिंगलेट में जैसे पहली बात आ गया अपना ईटा 0 आ गया, लैम्डा 0 आ गया और एक आ गया ओमेगा माइनस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चार्ज इस पे 0 है, इस पे 0 है, इस पे क्या होगा -1 होगा। बात करें बेरियन नंबर की, क्या ईटा नोट बेरियन पार्टिकल है? नहीं है भाई, ये मेसोन पार्टिकल है तो बेरियन नंबर 0। क्या लैम्डा 0 बेरियन पार्टिकल है? लैम्डा 0 बिल्कुल है भाई, लैम्डा 0 बेरियन पार्टिकल है तो 1 हो गया। और ओमेगा माइनस भी बेरियन पार्टिकल है तो बेरियन नंबर इसका 1 हो गया। कैसे निकालते हैं अपन ने देख लिया अभी। अब बात करें इसके I3 की, तो I3 यानी सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए I3 का वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो किसी भी प्रकार का सिंगलेट पार्टिकल आ जाए तो I3 का वैल्यू 0 ही आएगा। आइसो स्पिन का वैल्यू यानी I का वैल्यू भी 0 ही होता है, I3 का वैल्यू भी 0 ही होता है। डबलेट पार्टिकल के लिए आइसो स्पिन का वैल्यू सबके लिए 1/2 होता है। इसके लिए 1/2 जिस पे चार्ज ज़्यादा है और चार्ज जिस पे कम है उसके लिए -1/2 होगा। और अगर I की बात करें ट्रिपलेट पार्टिकल्स के लिए तो वो सबके लिए सेम रहने वाली है 1। लेकिन अगर I3 की बात करें तो वो 3 पार्टों में -1, 1 और 0, जिसके ऊपर जैसा चार्ज होगा उसके लिए I3 का वैल्यू वैसा बन जाएगा। ठीक है, ये I3 का वैल्यू अपन ने सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए देख लिया। अब अपन को देखना है स्ट्रेननेस। स्ट्रेननेस में देखो क्या है, स्ट्रेननेस है अपनी S = 2Q - I3। ये अपना को सूत्र आना चाहिए और याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये आपको गेलमान नीशीजिमा समीकरण अगर आता है तो उससे अपन स्ट्रेननेस का फॉर्मूला तो बना ही सकते हैं। ठीक है, अब S = क्या हो गया 2, अपने पास चार्ज है 0, I3 का वैल्यू भी 0 है, -B भी 0 है, मतलब स्ट्रेननेस कितनी आ गई भी, ईटा नोट के लिए अपनी स्ट्रेननेस क्या आ गई 0 आ गई। मतलब चार्ज भी 0, बेरियन नंबर भी 0, I3 भी 0 और स्ट्रेननेस भी 0, I भी इसका 0 है। ईटा 0 का सब कुछ काम 0 है। बात करें अगर अपन लैम्डा 0 की, तो लैम्डा 0 में अपन वही चीज़ लिखेंगे 2Q - I3 - B। तो स्ट्रेननेस क्या आने वाली है 2Q - I3 यानी 0 -B। B इसमें 1 है तो स्ट्रेननेस क्या हो गई इसकी -1 हो गई। ठीक है, लैम्डा 0 की स्ट्रेननेस हो गई -1। और अगर इसमें बात करें 2Q - I3 और -B, तो इसमें देखो 2Q क्या कितना है -1 और -I3 यानी 0 हो गया और -1, तो ये हो गया स्ट्रेननेस -2 और -1, तो स्ट्रेननेस हो गई इसकी -3। ठीक है, तो ओमेगा माइनस एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी स्ट्रेननेस -3 आती है। और सभी पार्टिकल्स में अगर आपको स्ट्रेननेस की बात बताओ तो सबसे ज़्यादा विचित्र कोई पार्टिकल है, कोई प्राणी है तो ये ओमेगा माइनस है, इसी की स्ट्रेननेस -3 आती है। बाकी किसी भी पार्टिकल की स्ट्रेननेस -3 नहीं आती है। कोस्केड की आती है वो -2 आती है, जो कि आप देखोगे कायोन पार्टिकल्स के लिए +1 आएगी। आप खुद कैलकुलेट कर लेना। और बाकी आपको स्ट्रेननेस मैंने बताई है।
तो कायन पार्टिकल्स के लिए +1 आएगी। आपको बात करें कॉस्केट के लिए -2 आएगी। पायोन पार्टिकल्स ईटा नोट अपन ने निकाल ही लिया, और उसके साथ साथ न्यूक्लियन जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबके लिए 0 आएगा। ठीक है, सभी के लिए उनका वैल्यू 0 आएगा। ओमेगा का निकाल लिया अपन ने -3। ठीक है, और सिग्मा के लिए जो पार्टिकल्स में आएगा -1 आएगा सिग्मा के लिए, और आप स्ट्रेननेस निकालोगे तो उसमें आपको पता चल ही जाएगा। तो एक बार इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो। 4th नंबर पे आता है अपना पेरिटी संरक्षण नियम, पेरिटी कंजर्वेशन लॉ। वही चीज़, वही डेफिनेशन कि अभिक्रिया से पूर्व कुल पेरिटी का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल पेरिटी के मान के तुल्य हो तो उसे पेरिटी संरक्षण नियम कहते हैं। पेरिटी संरक्षण नियम इसे P से व्यक्त करते हैं, पेरिटी को P से व्यक्त करते हैं। और पेरिटी एक प्रकार का रूपांतरण है, तरंग फलन है, एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है। और मान के चलो रूपांतरण है तो इसमें अपन कोई ना कोई तरंग फलन मान ले। जैसे मान के चलो कोई तरंग फलन साई है, तो साई इस पे डिपेंड करता है इसकी पोजीशन पे और स्पिन पे। तो यहाँ पे r वेक्टर तो है इसकी पोजीशन, किसी भी पार्टिकल है, पार्टिकल का तरंग फलन साई है, कोई भी कण है, कण का तरंग फलन अपन साई ले ले। ये एक प्रकार का रूपांतरण होता है, ये ध्यान रखना। पेरिटी एक प्रकार का क्या होता है, रूपांतरण होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो कोई ना कोई इसका फंक्शन भी होगा, और अपन मान के चल रहे हैं कि इसका फंक्शन कोई साई है, और साई डिपेंड कर रहा है इसके फंक्शन की, पार्टिकल की पोजीशन पे और उसके स्पिन पे, यानी स्पिन का मतलब हो गया चक्रण। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है। देखो पेरिटी सम पेरिटी भी होती है और विषम पेरिटी भी होती है, जो कि ये अपना वेव फंक्शन डिफाइन करेगा। ठीक है, मान के चलो r का वेक्टर अगर -r है, r की जगह पर -r पुटअप करा दे, यानी साइन -rs हो जाए, और वो फंक्शन को क्या कर दे, माइनस में बदल दे। ठीक है, अपने फंक्शन को माइनस में बदल दे। अगर -r अपन ने पुटअप किया और फंक्शन के बाहर माइनस लग गया तो अपनी पेरिटी होगी, वो होगी विषम पेरिटी। अपनी पेरिटी होगी वो होगी विषम पेरिटी, और इसे अपन p = -1 से व्यक्त करेंगे। और अगर अपन ने r की जगह -r रखा और अपने फंक्शन के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी -r आपने रख तो दिया लेकिन फंक्शन अपना वैसे के वैसे rs ऐसे के ऐसे रहे, तो उस कंडीशन में अपनी पेरिटी होगी वो होगी सम पेरिटी। उस कंडीशन में पेरिटी होगी वो होगी सम पेरिटी, और इसे p = +1 से व्यक्त करते हैं। अब देखो अगर अपन बात करें मेसोन पार्टिकल की, तो मेसोन पार्टिकल की पेरिटी होती है वो होती है विषम पेरिटी। जितने भी अपने मेसोन पार्टिकल के अंतर्गत सभी पायोन पार्टिकल्स आ गए, पाई प्लस पाई माइनस पाई 0। बात करें कायोन की तो k + k 0, और उसके साथ साथ ईटा 0। तो ये सभी की पेरिटी क्या होती है, विषम पेरिटी, यानी p = -1 होता है। अगर अपन बात करें बेरियन पार्टिकल्स की, तो बेरियन पार्टिकल्स के लिए पेरिटी होती है वो होती है सम पेरिटी। और पेरिटी सम पेरिटी होने का मतलब p = इनके लिए p का वैल्यू होता है वो होता है +1। और अगर अपन बात करें बोसोन पार्टिकल की, तो बोसोन पार्टिकल के लिए जो पेरिटी होती है वो एक दूसरे के जो पेरिटी होती है वो कण प्रतिकण के लिए समान होती है। बोसोन में कण प्रतिकण के लिए पेरिटी क्या होती है, समान होती है, कण प्रतिकण के लिए समान बोसोन में। तो और अगर अपन बात करें फर्मियोन में, फर्मियोन जितने भी पार्टिकल्स हैं, बोसोन और फर्मियोन जानते हो। बोसोन का मतलब जिनका चक्रण पूर्ण गुणज के रूप में हो, फर्मियोन जिनका चक्रण 1/2 के विषम गुणज के रूप में हो, कल अपन ने पढ़ा था। तो फर्मियोन पार्टिकल्स के लिए कण प्रतिकण के लिए जो पेरिटी होती है वो क्या होती है, विपरीत होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। कण प्रतिकण के लिए जो पेरिटी होती है वो होती है एक दूसरे के विपरीत। कण प्रतिकण के लिए जो पेरिटी होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। ये अपने फर्मियोन पार्टिकल्स है। बोसोन पार्टिकल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है भाई, इस नोट को आप थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। बाकी ये अपना पेरिटी कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, अब अपना एक लास्ट कंजर्वेशन लॉ बचा है, वो है आवेश संयुग्मन समिति संरक्षण नियम। एक बार आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लो, चलिएगा, ये लास्ट है। तो आवेश संयुग्मन समिति संरक्षण नियम में एक डेफिनेशन है,
क्या बोलोगे कि अब वह संरक्षण नियम जिसमें अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश संयुग्मन समिति का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश संयुग्मन समिति के बराबर हो तो उसे अपन आवेश संयुग्मन समिति संरक्षण नियम कहते हैं। ये चीज़ बोल दोगे। ये चीज़ बोलने के बाद यह भी एक प्रकार का पेरिटी संरक्षण नियम और आवेश संयुग्मन समिति संरक्षण नियम दोनों एक प्रकार के क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है। तो दोनों इसमें भी क्या बोलोगे, यह भी एक प्रकार का रूपांतरण है और जो कि परिवर्तित करता है। क्या बोलोगे, यह भी एक प्रकार का क्या है, रूपांतरण है। रूपांतरण है जो कि क्या करता है, परिवर्तित करता है। किसको, बेरियन नंबर को करता है माइनस बेरियन नंबर में, इलेक्ट्रॉन नंबर को करता है माइनस इलेक्ट्रॉन नंबर में, चार्ज को माइनस चार्ज में और स्ट्रेननेस को माइनस स्ट्रेननेस में। ठीक है, इन चारों को क्या करता है, ये चेंज करता है। ये भी क्या है, एक प्रकार का और ट्रांसफॉर्मेशन है और ऐसे इसको परिवर्तित करता है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी अगर अपन क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो आज अपन ने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, 2 क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चंस के साथ साथ 3 क्वेश्चंस अभी अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो जाएंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संरक्षण नियम क्या है, कण भौतिकी में काम में आने वाले संरक्षण नियमों को कथन सहित समझाइए। सारे के सारे संरक्षण नियमों को ऐसे कैसे समझा देना। ठीक है, जो कथन सही समझाना है, मतलब जो मैंने ये बीच में आई का वैल्यू कैलकुलेट करना, I3 का वैल्यू कैलकुलेट करना, स्ट्रेननेस का वैल्यू कैलकुलेट करना, ये चीज़ नहीं बतानी है। उनमें उनकी परिभाषा देनी है और एग्जाम्पल दे देना है। ठीक है, ये कैलकुलेट करना आना चाहिए क्योंकि अपन आगे एग्जाम्पल्स जब देखेंगे तो एग्जाम्पल्स में ये काम आएगा। और बाकी ये क्वेश्चन इतना नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपको संरक्षण नियम की डेफिनेशन देनी है और संरक्षण नियम की डेफिनेशन देने के बाद जितने भी अपने 11 संरक्षण नियम है उन सब की डेफिनेशन देके उनका एक एक एग्जाम्पल दे दोगे तो फिर काफ़ी सफिशिएंट है। बाकी इसका और वाला पार्ट है वो सेम है। तो एक क्वेश्चन तो ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देखो, विचित्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो विचित्रता का आपको अर्थ स्पष्ट करना है, बताना है कि विचित्रता क्या है। एक प्रकार का क्वांटम संख्या है जो कि कण की विचित्रता को समझाने के लिए परिभाषित की गई है। बाकी उसमें आपको स्पष्ट करने में पूरा का पूरा बताना है विचित्रता को कैसे, सिंगलेट पार्टिकल के लिए विचित्रता क्या होगी, डबलेट के लिए क्या होगी, ट्रिपलेट के लिए क्या होगी, सेम टू सेम सारा काम। और इसमें देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है, बोसोन, लेप्टॉन, फर्मियोन और हेड्रोन कण क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जो कि कल की जो सारणी थी उसी में इसका आंसर मिल जाएगा। देखो, बोसोन क्या है तो अपन को पता है, बोसोन क्या होते हैं, हेड्रोन कण होते हैं। बोसोन क्या है तो सबसे पहले अगर अपन बात करें बोसोन की, तो बोसोन क्या होता है, अपना चक्रण के आधार पर 2 टाइप्स अपन ने पढ़े, बोसोन और फर्मियोन। तो बोसोन और फर्मियोन तो वो हो गए। बोसोन का मतलब अगर किसी कण का चक्रण पूर्ण गुणज के रूप में हो तो वो होता है अपना बोसोन पार्टिकल, और अगर किसी कण का चक्रण 1/2 के विषम गुणज के रूप में हो तो वो अपना हो गया फर्मियोन पार्टिकल्स। ठीक है, और अगर बात करें अपन हेड्रोन कण क्या है, हेड्रोन कण क्या होता है कि वह कण जो प्रबल अन्योन्य क्रिया के लिए परिभाषित होते हैं तो वो हेड्रोन कण कहलाते हैं। उदाहरण से समझा दिए, हेड्रोन कणों में किसी भी मेसोन का, बेरियन का 1-2 एग्जाम्पल दे दोगे हेड्रोन कणों में, और बोसोन में आप एग्जाम्पल्स दे दोगे जो कि मैंने कल लिखाए थे। फर्मियोन में आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह। ठीक है, तो यहाँ तक आज अपने 3 क्वेश्चंस अपने पार्ट के सीरीज के कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चंस के साथ और होपफुली आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। ठीक है, अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, समय अभी हमें इससे ज़्यादा मोहलत नहीं देगा। ठीक है, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।